हेलो दोस्तों। आज हम लोग जानेंगे घन और घनाभ के बारे में। घन और घनाभ में हम लोग देखेंगे कि उसके आयतन, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा विकर्ण ये निकलते कैसे हैं और इसके फार्मूला जो होते हैं वो क्या होते हैं। जब ये जान जाएंगे आप कि वो निकलते कैसे हैं, उनका डेरिवेशन कैसे होता है, तो फार्मूला उनका बहुत आसान हो जाएगा। तो हम लोग पहले तो घनाभ के बारे में देखेंगे, उसके बाद घन देखेंगे, क्योंकि अगर घनाभ निकालना आप सीख गए हैं तो घन तो आराम से निकाल लेंगे। तो देखिए जो घनाभ होती है वो जो होता है आपका एक ऐसी त्रिकोणीय ज्यामिति होती है जो 6 फलकों से मिलकर बनी होती है। वो 6 फलक कैसे होते हैं? आयताकार फलक होते हैं। तथा जो घन होता है वो एक ऐसी त्रिकोणीय ज्यामिति होती है जो वर्गाकार 6 फलकों से मिलकर के बनी हुई होती है। और देखिए जो ये होते हैं ना, तो उसमें जो शीर्ष होते हैं इनको जानेंगे कि कितने शीर्ष होते हैं। तो इनमें जो शीर्ष की मात्रा होती है वो 8 होती है तथा जो कोर होते हैं वो 12 होते हैं। तो हम देखेंगे शीर्ष क्या होते हैं, कोर क्या होते हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये क्या है, ये कैसी आकृति है? घनाभ है। अगर ये घन बनना हो तो कैसे, ये जो फलक है, फलक मतलब सतह, फलक मतलब सतह, ये जो ये फलक है, तो अगर ये आयताकार है तो बनी हुई आकृति घनाभ होगी। अगर ये वर्गाकार है तो बनी हुई आकृति घन होगी। घनाभ की आकृति में हम लोग देखते हैं माचिस की डिबिया होती है तथा ईंट वगैरह, ये सब किस कैसी आकृति के होते हैं? घनाभ की आकृति के होते हैं। जबकि हम लोग घन की आकृति में देखते हैं तो कांच की डिबिया, ये सब किसकी आकृति की होती है? घन की आकृति की होती है। हम एक घनाभ की आकृति का एक वस्तु लाए हैं, उसके माध्यम से हम आप लोगों को समझाएंगे सब चीजों के बारे में, वक्र पृष्ठीय, संपूर्ण पृष्ठीय और ये कैसे निकलते हैं। तो देखिए ये घनाभ है। तो इसमें हम लोग देखें तो मान लीजिए ये हमारे पास क्या है, ये घनाभ जैसी एक आकृति दिख रही है। तो अगर हम फलक की बात करें, फलक मीन्स सतह, इसमें कितने सतह हैं? तो देखिएगा सतह जो होते हैं गिनिएगा, 2 इधर 2 इधर, यानी कि कुल कितने फलक यानी कि सतह होते हैं। इसमें फलक की मात्रा यानी फलक मीन्स फलक को बोला जाता है सतह। कुल कितने सतह? 6। और शीर्ष देखिएगा, शीर्ष मीन्स होता है कोना। ये जो कोने कोने हैं यानी कि जो कोण है, इसके माध्यम से ये कोना जो है ये क्या है, इसको बोला जाता है शीर्ष। यानी कि शीर्ष कितने होते हैं? शीर्ष मीन्स कोना, शीर्ष को बोला जाता है कोना। यानी कि किसी घनाभ में कोनों की मात्रा कितनी होती है? 8। और देखिए उसके बाद है कोर। कोर क्या होता है? ये जो किनारा होता है ना, इसके साइड वाला देखिए, ये जो साइड, ये साइड और ये साइड, ये साइड, ये क्या है? ये क्या है? कोर है। इनको बोला जाता है कोर। क्या बोला जाता है? कोर। कोर कितने होते हैं? कोर मीन्स किनारा। किसी घनाभ में किनारे कितने होते हैं? किनारे गिनिएगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कितने किनारे होते हैं? कुल 12। कितने किनारे? 12। इसमें देखिएगा आप किनारे कितने होते हैं? 12। तो आप लोग जान गए होंगे कि सतह कितने? 6 और शीर्ष कितने? 8 और कोर कितने? 12। अगर इसको याद करना है तो हम कैसे याद करेंगे? मान लीजिए ये फलक है तो इसको पढ़ेंगे फंस कर चल, फंस कर चल, फंस कर चल। इससे हम याद कर लेंगे। फ मीन्स फलक, स मीन्स शीर्ष, कर मतलब कोर। क्या होगा? कोर। तो अब ये याद करिएगा, आप क्रम ही याद रखना है कि 6 8 12 6 8 12 6 8 12। ये तो हमेशा कोई भी याद कर सकता है। 6 8 12 6 8 12 याद रहेगा तो फर्स्ट कर चल। इससे हम लोग क्या कर सकते हैं? फर्स्ट तो मतलब फलक की मात्रा 6 और स मतलब शीर्ष की मात्रा 8, कर मतलब कोर, कोर की मात्रा 12। तो ये हो गया फर्स्ट कर चल, यानी कि फलक, शीर्ष, कोर। तो अब हम लोग देखेंगे इसमें जो होता है आयतन क्या होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और विकर्ण, ये सब क्या होते हैं और कैसे डेरिवेशन इसका होता है। तो दोस्तों देखिए जो आयतन होता है, पहले हम लोग समझेंगे आयतन के बारे में। तो देखिए जो आयतन होता है वो किसी वस्तु का ये बताता है कि वो कितना स्थान घेर रहा है, कितना जगह वह ग्रहण कर रहा है। और अगर आप कहेंगे आयतन, तो क्षेत्रफल, आयतन और घनत्व, ये 3 चीजें होती हैं। जो क्षेत्रफल होता है वो बताता है कितना स्थान तक फैला हुआ है वो वस्तु, कितना दूर तक फैला हुआ है। और आयतन जो होता है वो क्षेत्रफल से बना हुआ होता है। क्षेत्रफल देखिए, जो आयतन का फार्मूला होता है वो क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई होता है। यानी कि आयतन के लिए हमको ऊंचाई चाहिए। जिस वस्तु में ऊंचाई नहीं तो उसमें आयतन नहीं होता है। यानी कि जिसमें ऊंचाई आ गई उसमें आयतन होता है। तो आयतन मीन्स वो कितना स्थान तक फैला हुआ है तथा उसने कितना स्थान ग्रहण किया है। वो फैल करके कितना स्थान ग्रहण किया, स्थान कब ग्रहण करेगी? जब उसके अंदर का ऊंचाई रहेगी। और देखिए जो घनत्व होता है वो बताएगा कि वो वस्तु कितना स्थान ग्रहण किया है, मतलब कितना स्थान ग्रहण किया तथा उसमें कितना द्रव्यमान है। यानी कि जो घनत्व होता है वो द्रव्यमान तथा आयतन का संबंध बताता है, कितना स्थान घेरा है। तो देखिए हम लोग पहले जानेंगे आयतन के बारे में कि घनाभ का आयतन क्या होता है। घनाभ का आयतन, तो देखिए दोस्तों जो आयतन का सिंपली परिभाषा होता है, आयतन का फार्मूला जो होता है
वो निकलता है आपका क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, यानी कि क्षेत्रफल कितना है, क्षेत्रफल कितना है, अगर उसमें ऊंचाई का गुणा कर देंगे तो आयतन निकल जाता है। जब तक ऊंचाई नहीं तब तक आयतन नहीं, ऊंचाई नहीं रहेगी तो बस क्षेत्रफल रहेगा। तो क्षेत्रफल में ऊंचाई गुणा कर दीजिए तो आयतन निकल जाता है। तो अब देखिए ये क्षेत्रफल ये है। तो अब ये आपका घनाभ है। तो हमने बताया जो घनाभ होते हैं वो किससे बने हुए होते हैं, आयताकार फलकों से मिलकर के बने हुए होते हैं। ये आपका नीचे का क्या है, आयताकार भाग है। तो हम पहले क्या करेंगे, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, यानी कि इसको लिख देते हैं। ये मान लीजिए हमारा एल है, मतलब लंबाई है, ये आपका बी है और ये आपका एच है, एल बी एच, मतलब लंबाई, चौड़ाई और ये आपका ऊंचाई है। तो देखिए ये आपका आयताकार फलक है, यानी कि इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, आयताकार फलक है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है आपका लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी कि एल क्रॉस बी। ये आपका नीचे का फलक का क्षेत्रफल निकल गया, यानी कि हमको क्षेत्रफल मिल गया, क्या मिल गया, एल क्रॉस बी। और हमको चाहिए अब ऊंचाई, ऊंचाई क्या होता है एच, इसमें एच का गुणा कर दीजिए तो ये निकल जाएगा आपका घनाभ का आयतन। किसी भी चीज का आयतन अगर निकालना हो तो आप क्षेत्रफल में ऊंचाई का गुणा कर दीजिएगा तो आपको आयतन निकल जाएगा, यानी घनाभ का आयतन क्या मिल गया आपका, एल बी एच। अब दोस्तों हम लोग जानेंगे घनाभ का जो होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। तो दोस्तों देखिए हमारे पास घनाभ की आकृति है, तो ये घनाभ वाली वस्तु है। तो अगर मान लीजिए हमको संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब इसके बाहरी सभी पृष्ठों का क्षेत्रफल, यानी कि इसके बाहर कितने पृष्ठ हैं सबका क्षेत्रफल निकालना, वो कहलाता है हमारा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। और इसके बाद जानेंगे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। अब निकालेंगे हम लोग संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। आयतन निकालना आसान होता है, उसके बाद हम लोग समझेंगे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकलता है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब होता है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का यहीं पर लिख देते हैं। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब होता है बाहरी पृष्ठों का क्षेत्रफल, बाहरी सभी पृष्ठ, सभी, इसका संपूर्ण पृष्ठ का मतलब होता है बाहरी सभी पृष्ठ। अब इनका हमको क्षेत्रफल निकालना है। बाहरी सभी पृष्ठ क्या है, देखिए ये बाहरी का पृष्ठ है, ये बाहरी का पृष्ठ है, ये सब कैसे हैं, आयताकार है। अब सभी बाहरी पृष्ठ जब आयताकार है तो सभी जो बाहर के फलक हैं, यानी कि जो सतह है, तो अब उनका हमको क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, यानी कि सभी बाहरी सतहों का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो आयत का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। सिंपली हम क्या करते हैं, इसके जो आगे का दिख रहा है सतह, पीछे का सतह दिख रहा है, सबको जोड़ देते हैं। यानी कि इसके क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। अगर मान लीजिए हमको यहाँ पर निकाल देते हैं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। मान लीजिए हमको इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसके सभी बाहरी पृष्ठों को हम जोड़ देंगे। तो अब देखिए हम लिख देते हैं दायां पहले आगे वाली सतह लिखते हैं, आगे सतह का क्षेत्रफल संक्षेप में लिखते हैं, यानी कि आगे वाली सतह का क्षेत्रफल या आगे वाले फलक का क्षेत्रफल, आप कुछ भी लिख सकते हैं। आगे वाली फलक लिख देते हैं, आगे वाली फलक का क्षेत्रफल प्लस पीछे वाली फलक का क्षेत्रफल, पीछे वाले फलक प्लस दाईं फलक, ये भी होगा, प्लस बाईं फलक, प्लस उसके बाद ऊपर वाला फलक प्लस नीचे वाला फलक। तो देखिए दोस्तों जो आगे वाला फलक होता है और जो पीछे वाला फलक होता है ये दोनों सेम होते हैं। अतः इनके जो क्षेत्रफल निकलेंगे, यानी कि जो आयताकार क्षेत्रफल निकलेगा वो दोनों का सेम होगा, यानी कि दो का गुणा कर देंगे तभी निकल सकता है। आगे वाला फलक का क्षेत्रफल क्या निकलेगा, आगे वाला फलक का क्षेत्रफल इससे देख करके बताइए आप लोग क्या निकलेगा, एल और एच, एल एच प्लस ये लंबाई है ये चौड़ाई, तो अब इसका क्षेत्रफल क्या निकल जाएगा, एल क्रॉस एच। बाई पीछे वाली फलक का क्षेत्रफल कैसे निकल जाएगा, मान लीजिए एल है, ये एल है और ऊपर एच, यानी कि इसका भी क्या हो जाएगा, एल क्रॉस एच, यानी कि एल एच प्लस। अब देखिएगा दाई फलक मतलब उस साइड वाला का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, ऊपर एच है नीचे बी, यानी कि ऊंचाई और चौड़ाई, यानी कि इसका क्षेत्र आयत बन रहा है भाई, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुण चौड़ाई, यानी कि इसका और इसका गुणा करेंगे तो आपका क्षेत्रफल निकल जाएगा, यानी कि बी क्रॉस एच, यानी कि बी एच, चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस। इसी प्रकार बाएं फलक ये, तो इसकी देखिए ये जो भुजा है ये आपका बी है और ऊपर वाली जो है वही आपका एच है, तो इसका भी क्षेत्रफल इधर जो बाएं वाला फलक है उसका क्षेत्रफल क्या निकल जाएगा, बी क्रॉस एच, यानी कि
चौड़ाई और ऊंचाई। ऊपर वाला फलक देखिएगा, तो ऊपर वाले फलक में हमको क्या पता है, ये L पता है और ये B हमको पता है, L और B पता है। यानी कि इसका क्षेत्रफल हमको क्या मिल जाएगा, इसका क्षेत्रफल हमको मिल जाएगा L क्रॉस B, यानी कि लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी कि L क्रॉस B, और इधर वाले साइड का भी निकालिएगा तो L क्रॉस B मिल जाएगा। तो देखिए ये दोनों सेम दिख रहे हैं, ये इसके सेम दिख रहा है, ये वाला इसके सेम दिख रहा है और ये वाला इसके सेम दिख रहा है, तो वो जुड़ जाएंगे, यानी कि 2LH हो जाएगा प्लस 2BH हो जाएगा प्लस 2LB हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम दो कॉमन कर दें, 2LH प्लस BH प्लस LB, यही होता है आपका घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसको अगर हम ऐसे लिख दें, यहीं पर अब यहाँ पर हम लिख देते हैं, इसका क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, ये होता है 2 कोष्टक में, इसको हम पहले लिख देते हैं, लंबाई गुणे चौड़ाई, याद करने में आसान रहेगा, 2LB प्लस BH प्लस HL। तो देखिए दोस्तों, ये निकालने का तरीका होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि बाहर के जितने पृष्ठ हैं सबको आप क्या करिए, पकड़िए और सबको जोड़ दीजिए, तो आपका निकल जाएगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अब हम लोग देखेंगे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये BH प्लस HL था। अब देखेंगे हम लोग वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है, अब हम लोग देखेंगे थर्ड। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखिए दोस्तों, जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मीन्स क्या होता है कि कोई घनाभ है, उसके निचली वाली जो सतह है और ऊपरी वाली सतह को छोड़ करके बाकी जितने सतह हैं उसका क्षेत्रफल जो निकलेगा वो वक्र पृष्ठीय का क्षेत्रफल कहलाता है। यानी कि नीचे वाला इसको छोड़ना है और ऊपर वाला और नीचे वाला इसको छोड़ना है, तो आप क्या करेंगे, लिख देंगे यहाँ पर किसको किसको हमको छोड़ना है, छोड़ना है हमको ऊपर प्लस नीचे वाली सतहों को छोड़ देंगे, तो उसके अलावा जितने सतह का क्षेत्रफल निकलेगा वो आपका क्या निकलेगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकलेगा। तो वक्र पृष्ठीय के क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको और इसको छोड़ना है और बाकी सभी सतहों को जोड़ देंगे, यानी कि इसका जो क्षेत्रफल निकलेगा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखिए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो निकलेगा इस वाले, यानी कि पहले लिख लेते हैं दाईं सतह का क्षेत्रफल, दाईं सतह प्लस बाईं सतह, ये आ सकता है, ऊपर और नीचे का बस नहीं आएगा, आगे वाली सतह प्लस पीछे वाली सतह, पीछे वाली सतह ये आ सकता है। दाईं सतह, दाईं वाली सतह मतलब ये H क्रॉस B, ये आयत का आकार है, तो अब ये इसकी लंबाई कम कर रहा है, ये चौड़ाई कम कर रहा है, तो H और B इसका फार्मूला निकल जाएगा इस वाली सतह का, H क्रॉस B यानी कि HB लिख सकते हैं, प्लस बाईं वाले का इसी प्रकार BH या HB प्लस आगे वाली सतह LH प्लस पीछे वाली सतह इसी प्रकार इसका भी LH हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, इसको जब जोड़िएगा आप तो ये हो जाएगा 2HB प्लस ये हो जाएगा 2LH। तो इसमें से जब आप 2H कॉमन कर सकते हैं तो ये आपका फार्मूला H प्लस B या B प्लस H हो सकता है। ये आपका होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का तरीका। ये आपका फार्मूला होता है 2 गुणे ऊंचाई कोष्टक में ऊंचाई प्लस चौड़ाई, ये होता है आपका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अब हम लोग देखेंगे दोस्तों जो विकर्ण होता है, इनका विकर्ण क्या होता है घनाभ का, तो उसके बाद हम लोग देख लेंगे घन। जब अगर आप घनाभ का सीख जाए तो उसके बाद घन आसान होता है, घनाभ का निकालने के तरीके से वो निकलता है। बस उसमें ये होता है कि जो फलक होते हैं वो आयताकार की जगह पर वर्गाकार होते हैं, यानी कि सभी भुजाएं आपस में क्या होती हैं, सेम होती हैं। तो अब हम लोग देखेंगे विकर्ण के बारे में। इसको भी मिटा देते हैं, अगला एक नया फिगर बना करके उसमें आपको दिखाएंगे कैसे निकलता है उसका विकर्ण। तो दोस्तों ये देखिए, मान लीजिए कोई घनाभ है, इसकी ये क्या है, ये इसकी लंबाई है, ये इसकी लंबाई है और ये इसकी ऊंचाई है और ये इसकी चौड़ाई है। तो देखिए विकर्ण मीन्स होता है दो सम्मुख शीर्षों को मिलाने वाली भुजा, वो क्या कहलाती है, विकर्ण कहलाती है। तो अब इसका विकर्ण क्या होगा, मान लीजिए हमारे पास
ये घनाभ है, तो इसका विकर्ण क्या होगा, ये वाला सिरा, इस वाले सिरे को पकड़िए और इसके सम्मुख ये वाला, इसको पकड़िए, तो ये आपका क्या कहलाएगा, विकर्ण। ये और ये आपका क्या कहलाएगा, विकर्ण। इसी को हम कहते हैं विकर्ण। तो अब इस वाले सिरे से हमको किसको पकड़ना है, इस वाले सिरे को पकड़ना है। इस वाले सिरे से इस वाले सिरे को पकड़ेंगे तो हमारे ये क्या होगा, ये विकर्ण होता है। क्या होगा, विकर्ण होता है। देखिए एक जो घनाभ हो या घन हो उसमें विकर्ण की संख्या कितनी हो सकती है, 4। कितने विकर्ण खींचे जा सकते हैं, 4। और जबकि जो ये सब आयत होते हैं उसमें विकर्ण की संख्या 2 ही होती है। तो ये विकर्ण है, तो अब इसको निकाले कैसे, यही क्वेश्चन होता है। तो अब इसको निकालने के लिए हम लोग देखते हैं, ये मान लीजिए हम लिख लेते हैं घनाभ का विकर्ण, घनाभ का विकर्ण। तो देखिए अब हमको विकर्ण निकालना है, तो विकर्ण निकालने के लिए एक रचना हम लोग कर देते हैं। क्या करते हैं, यहाँ से हम ये जो सम्मुख ये शीर्ष दिख रहा है इसको हम मिलाते हैं। तो अब देखिए ये जो भुजा है ना, इससे अगर हम इस शीर्ष को मिलाएंगे ये दोनों परस्पर लंबवत होंगे। क्यों, क्योंकि ये वाले जो फलक है इस वाले फलक के लंबवत है, अतः इस पर कोई भी अगर रेखा या कोई भी भुजा या कोई भी कुछ भी स्थित होगा वो हमेशा उस जो फलक है उस पर स्थित सभी रेखाएं या भुजाओं के लंबवत होगा, या कहीं भी स्थित हो। अगर इस पर स्थित कहीं भी किधर किसी भी दिशा में होगा तो हमेशा उसके क्या होता है, लंबवत होता है। तो ये वाला फलक परस्पर उसके लंबवत है। अरे भाई ये इसके लंब है, ये इसके लंब है, परस्पर वो फलक आपस में लंबवत है, तो इस पर स्थित कोई भी बिंदु समझिए सिंपली वो क्या होगा, उसके लंबवत होगा। तो देखिए ये क्या है, फलक, ये वाला फलक जो है इसके लंबवत है, तो उस पर स्थित कोई भी बिंदु अगर मान लीजिए 20 से जाएगा तो क्या होगा, उसके लंबवत ही होगा। तो देखिए, तो अब निकालने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से एक हम रचना कर देते हैं, तो ये क्या हो जाता है, इसके लंब हो जाता है। तो दोस्तों देखिए ये जो बना है त्रिभुज, ये त्रिभुज जो बना है वो अभी एक समकोण त्रिभुज बना है। क्यों, क्योंकि ये वाली जो भुजा है, ये वाली भुजा, ये इसके क्या है, लंबवत है। क्या है, लंबवत है। अरे भाई घनाभ में सभी भुजाएं आपस में परस्पर एक दूसरे के लंबवत होती हैं, तो ये वाली भुजा उसके लंबवत है। तो पहले हम इसको कैसे ज्ञात करेंगे, वो हम इस वाली भुजा को एक समकोण त्रिभुज के पाइथागोरस की प्रमेय से ज्ञात कर सकते हैं। यानी कि इसको मान लेते हैं ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, यानी कि एडी वो विकर्ण है। तो अगर हम ए सी को निकालना चाहे त्रिभुज ए बी सी में, अगर हम ए सी को निकालना चाहे पाइथागोरस की प्रमेय से, पाइथागोरस की प्रमेय से, पाइथागोरस की प्रमेय ये कहती है कि जो बड़ी वाली भुजा यानी कि कर्ण का वर्ग जो होता है लंब का वर्ग प्लस आधार के वर्ग के बराबर होता है। यानी कि ए सी का वर्ग जो होता है वो ए बी का वर्ग प्लस बी सी के वर्ग के बराबर होगा। यानी कि कर्ण का वर्ग इज इक्वल टू लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। यानी कि ए सी का वर्ग जो निकलेगा आपका ए बी का वर्ग, ए बी का मान एल स्क्वायर, इसका मान बी स्क्वायर, यानी कि ए सी का मान इज इक्वल टू अंडर रूट में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आपका मिल गया ए सी का मान। ए सी का मान क्या मिल गया, अंडर रूट में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो देखिए दोस्तों ये आपका ए सी का मान मिल गया। अब ए डी का ये जो ये सी डी है, वो सी डी क्या है, वो सी डी जो है ऊंचाई एच के बराबर है। क्या है, ऊंचाई एच है, ये ऊंचाई एच है। तो अब हम ये भी देखिए, ये भी एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। क्या, समकोण त्रिभुज बन रहा है आपका, एक और समकोण त्रिभुज बन गया। कौन सा त्रिभुज, ए सी डी, समकोण त्रिभुज ए सी डी में। अब जो समकोण त्रिभुज ए सी डी दिख रहा है उसमें भी पाइथागोरस की प्रमेय लगा दीजिए। तो पाइथागोरस की प्रमेय क्या आएगी कि कर्ण का वर्ग यानी कि ए डी का वर्ग इज इक्वल टू होगा आपका ए सी का वर्ग प्लस, ए सी का वर्ग प्लस इसके सी डी का वर्ग, ए सी का वर्ग प्लस सी डी का वर्ग। अब ए डी तो उसका विकर्ण है ना, तो ए डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए डी का वर्ग इज इक्वल टू ए सी, ए सी का मान क्या है अंडर रूट में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और सी डी का मान क्या है एच स्क्वायर है। तो इसका वर्ग है, यानी कि ए डी का वर्ग इज इक्वल टू, इसको जब वर्ग करिएगा तो अंडर रूट जो होता है वर्गमूल वो खत्म हो जाएगा, तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचेगा प्लस एच स्क्वायर। अब दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लीजिएगा, वर्गमूल लेने पर, वर्गमूल जब लीजिएगा तो ए डी इज इक्वल टू जो निकलेगा अंडर रूट में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, यानी कि विकर्ण, विकर्ण किसका, घनाभ का। घनाभ का विकर्ण जो होता है वो अंडर रूट में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता है। ये क्या है, घनाभ का विकर्ण है। तो अब देखिए जो घन का होता है ना, वो घनाभ की जगह पर जितनी भी भुजाएं सबके जगह पर एक समान भुजा रख दीजिए। मान लीजिए ए है उसकी भुजा, तो वो रख दीजिएगा। अब घन का
फार्मूला सभी निकाल सकते हैं, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का आयतन, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और घन का विकर्ण यहाँ तक। तो अगर आप यहाँ पर विकर्ण में ही अगर रखिएगा, आप ए अगर मान लीजिए एल की जगह पर ए रखेंगे तो इसका बी का भी मान ए होगा, एच का मान भी ए होगा। तो अगर रखिएगा तो आपका क्या मिलेगा, यहाँ से मिलेगा a√3 मिल जाएगा, ये आपका घन का निकल जाएगा। तो वैसे अब हम घन को निकाल सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, अब ऐसे हम लोग घनाभ और घन के चीज़ों को हमने आसानी से समझ लिया। तो अब अगले वाले नेक्स्ट क्लास में हम आपको घन के बारे में पूरी विस्तृत जानकारी दे देंगे। तो दोस्तों यहीं पर हम वीडियो स्टॉप करना चाहते हैं। धन्यवाद दोस्तों।